हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। पार्ट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 तक कवर करवा दिया गया है और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कवर करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण या वाष्पीकरण। तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के विलयन को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभाजी आसवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? ऑप्शन से चमकीले होते हैं, ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं। तो धातुओं का जो गुण है वो चमकीले भी होते हैं और उनमें धातुओं में ताप और विद्युत का वो सुचालक भी होते हैं और वे तन्य भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? निलंबन में जो विलयन में नहीं घुलता है, ठीक है। ऑप्शन है चीनी का विलयन, सोडा जल, मटमैला जल या साबुन जल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मटमैला जल निलंबन का उदाहरण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मटमैला जल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में तत्व कौन है? ऑप्शंस है नमक, हवा, सोना या चीनी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व किसे कहते हैं? जिसे किसी अन्य सरलतम पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाता है, जैसे कि लोहा हो गया, पारा, ऑक्सीजन आदि बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे नमक, हवा, सोना या चीनी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये तत्व है, सोना। सोना का होता है AU, आपको ये ध्यान में रखना है, और इसे किसी अन्य सरलतम रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या कोलाइडल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि तत्व धातु, अधातु और उपधातु हो सकते हैं, लेकिन कोलाइडल नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलाइडल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो कुछ तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उपधातु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण या धातु। तो एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्व। अब और यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं NaCl, यहाँ पे सोडियम तत्व है और क्लोरीन तत्व है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, या तो 2 तत्व मिलकर यौगिक बनाए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है सोडियम, आश्रित जल, कार्बन डाइऑक्साइड या समुद्र का जल। तो हम लोग शुद्ध किसे कहते हैं? तत्व व यौगिक। तत्व और यौगिक को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और यौगिक को, जिस पदार्थ मतलब कि जो वस्तु के कण क्या हो, समान, एक समान होने चाहिए, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो तत्व और यौगिक यहाँ पे शुद्ध कहलाएंगे, लेकिन ये जो मिश्रण है ये अशुद्ध के उदाहरण में आता है और ये शुद्ध। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सोडियम यानी ये एक प्रकार का तत्व है और आश्रित जल, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ये एक प्रकार का यौगिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक यौगिक है, लेकिन यहाँ ये जो समुद्र का जल है इसमें खारे पानी रहता है, यानी कि बहुत सारे लवणों का ये मिश्रण है समुद्र का जल। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मिश्रण है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का जल, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? ऑप्शंस है चीनी का शरबत, पीतल, कीचड़ या गोंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कीचड़ कोलाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कीचड़। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? ये सभी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यौगिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। ऑप्शंस है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त, यहाँ पे विलयन होना चाहिए था, विलयन, या फिर कोलाइडल। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडल विलयन में एक ऐसा घटक होता है जो विलायक में वितरित हो रहता है। ठीक है, ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है ये कोलाइडल विलयन में एक ऐसा घटक होता है जो विलायक में वितरित रहता है, वितरित रहता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह विलेय की तरह का घटक होता है जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, इसे हम लोग विलेय भी बोल सकते हैं। ये भी विलेय की तरह का क्या है, घटक है, जो कि कोलाइड रूप में मौजूद होता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए बोल सकते हैं दूध में वसा, दूध में वसा। अब यहाँ पे है परिक्षेपण माध्यम, इसे क्या कहते हैं? तो परिक्षेपण माध्यम ये वह माध्यम होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण फैले होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख दे रही हूँ। परिक्षेपण माध्यम वह माध्यम होता है
इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण फैले हुए होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यह वह द्रव, गैस या ठोस होता है जिसमें अन्य पदार्थ या कण फैले होते हैं। जैसे कि एक विलयन में विलायक होता है, तो इसे हम लोग विलय कह सकते हैं और इसे हम लोग विलायक बोल सकते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि परिक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा अधिक हो और परिक्षिप्त प्रावस्था जिसके कण परिक्षेपण माध्यम में घुले होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शंस है पारा, कार्बन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रोमीन। यदि यहाँ पे धातु रहता तब इसका जो आंसर सही होता वो पारा होता। आपको ये ध्यान में रखनी है। यदि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो पारा होगा। और कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो ब्रोमीन होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड कहलाते हैं। ऑप्शन है इमल्सन, एरोसॉल, सोल या फोम। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड क्या कहलाते हैं? इमल्सन कहलाते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं? ऑप्शन है विलयन, निलंबन, कोलाइड, यहाँ पे कोलाइड या फिर यौगिक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि मान लेते चीनी का विलयन है, चीनी का विलयन है, तो क्या इसे हम लोग छानने की विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं। यदि हम लोग निलंबन में मटमैला जल लेते हैं, मटमैला जल, मटमैला जल बोले तो कि जल में हम लोग मिट्टी को घोल देते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या होगा कि मिट्टी तल में बैठ जाएगी और जल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जल को छानकर निकाल सकते हैं। मिट्टी उस तरीके से जो छानने वाला रहेगा इसमें बैठ जाएगा और जल नीचे ग्लास में आ जाएगा। तो हम लोग निलंबन को छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कोलाइड। क्या कोलाइड को हम लोग छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं? तो चलो कोलाइड में हम लोग मान लेते हैं दूध। दूध एक प्रकार का कोलाइड है। तो दूध में जल, वसा और प्रोटीन होते हैं। तो क्या हम लोग दूध से छानकर जल को अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। वसा को भी अलग नहीं कर सकते हैं और प्रोटीन को भी दूध से अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे है यौगिक। यौगिक में हम लोग H2O यानी कि जल, क्या जल से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं छानने की विधि द्वारा? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन नंबर बी है निलंबन, निलंबन को हम लोग छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु है। ऑप्शंस है कॉपर, टिन, लोहा, निकल, एल्युमिनियम
ऑप्शन सी है कॉपर, जिंक। ऑप्शन डी है लोहा, टिन। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका पित्तल है। इसको हम लोग लिखते हैं पिताजी। पिताजी से हम लोग याद रख सकते हैं कि पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु रहते हैं। तो पी से हो गया पित्तल, और ता से तांबा। तांबा को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, और ज से जिंक। तो मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु कौन कौन से हैं? कॉपर और जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर और जिंक। आप ये याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अपकेंद्रण, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण या आसवन। तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोमैटोग्राफी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? ऑप्शंस है सोना, तांबा, जल या दूध। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि सोना एक प्रकार का तत्व है, इसका होता है Au, और तांबा यानी कि Cu, कॉपर, और जल एक प्रकार का यौगिक है H2O। और यहाँ पे दूध, दूध में उपस्थित होता है जल, प्रोटीन, वसा। तो दूध यहाँ पे एक प्रकार का मिश्रण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दूध। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है? ऑप्शंस है बालू तथा नमक का मिश्रण, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है जल में नमक का मिश्रण, ऑप्शन डी है तेल में जल का मिश्रण। तो हम लोग समांगी मिश्रण किसे कहते हैं ये देख चुके हैं कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं विलायक में समान रूप से वितरित हो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे जब बालू और नमक का मिश्रण को जब हम लोग एक में मिलाएंगे तो यहाँ पे बालू और नमक के जो कण हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे रक्त में भी जो विलेय पदार्थ के कण हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है जल में नमक का मिश्रण, और ऑप्शन डी है तेल में जल का मिश्रण। तो हम लोग जब जल में तेल को डालते हैं तो तेल जो रहता है वो ऊपर रह जाता है और जल नीचे रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन ए भी गलत। और जब जल में नमक का मिश्रण यानी कि जब जल में हम लोग नमक को घोलेंगे तो नमक पूरी तरीके से जो नमक के कण हैं वो पूरी तरह से घुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है? ऑप्शंस है 10, 5, 11 या 9। तो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 11 है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के जो MCQ क्वेश्चन थे उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।